बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेव्स। ये बेसिकली वैसे ही कंसेप्ट है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पीरियोडिक ऑसिलेशन। तो वेव चूंकि हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टरबेंस इन अ मीडियम, तो अगर वो जो डिस्टरबेंस है अगर एक रेगुलर इंटरवल के साथ हो रहा हो तो इस तरह के जो डिस्टरबेंस है उसको हम कहेंगे पीरियोडिक वेव्स। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप एक रस्सी को एक सिरे से बांध के दूसरे सिरे से आप उसको एक दफा जर्क दो तो क्या होगा कि वो पीरियोडिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिर्फ एक दफा जर्क दिया है, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक दफा तो डिस्टरबेंस पैदा होगी, वेव उसके अंदर बनेगी, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। पीरियोडिक कब होगी? जब आप मुसलसल उसको ऊपर और नीचे क्या करो, उसको हिलाते रहो, तो तब उसके अंदर जो वेव बनेगी उसको हम कहेंगे पीरियोडिक वेव। अब पीरियोडिक वेव्स को हम डिफाइन करते हैं, व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब periodically the waves are produced one after the other. These waves are called periodic waves. जैसे कि पहले कहा था कि अगर आपने रस्सी को एक दफा जर्क दिया, एक दफा हिलाया, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वेव पैदा होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पीरियोडिक कब होगी? जब एक के बाद दूसरी वेव बन रही हो, तो वो बन जाएगी पीरियोडिक वेव। अब पीरियोडिक वेव को पैदा करने के लिए पहले हमने वो हाथ की मिसाल दिया, अब हम हाथ की बजाय उसको एक मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ इस रस्सी को हम अटैच कर देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे आप इसको ओसिलेट करवाओगे अप एंड डाउन, तो ये जो रस्सी है ये भी ऊपर और नीचे मूव करेगी, तो उसके अंदर ये वेव पैदा होगी। तो वजह जहां पर ये मास शुरू में मौजूद था, रेस्ट के अंदर था, उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। और जिस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ये ओसिलेट करेगा, उसी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का डिस्टरबेंस पैदा होगा, उसी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा होगी इस रस्सी के अंदर। और बेटा जब ये जो वेव पैदा हो रही है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये आप पहले पढ़ के आए हो कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल अपनी प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो ये रस्सी के जो पार्टिकल वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, लेकिन जा ये इस तरफ रही है, लेफ्ट से राइट, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। अब ये जो वेव पैटर्न पैदा हो रही है इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखते हो कि इस वेव के कुछ हिस्से मीन पोजीशन से ऊपर है, तो उन हिस्सों को हम नाम देते हैं क्रस्ट का। कि ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, जबकि जो ट्रफ है उसको हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से नीचे है उसको हम कहते हैं ट्रफ। और इसी तरीके से हम इसका एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं। हमने एम्पलीट्यूड को कहा था ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो वही हम यहां पर कहेंगे कि क्रस्ट या ट्रफ के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो लिखा है द डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इन क्रस्ट और ट्रफ फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। और एम्पलीट्यूड को आपने देखा था एक्स नॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ बेसिकली बेटा डिस्टेंस है कि कोई भी दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। अब देखो दो ये कंसेक्टिव क्रस्ट हैं, एक दूसरे के साथ साथ हैं, या ये जो दो ट्रफ हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। और इसी से रेलेवेंट एक एमसीक्यूज भी आता है कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है 2 पाई के, क्योंकि जब हम एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाते हैं तो एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये आधा सर्कल नीचे है
और 1/4 और 1/4, यहाँ पर 1/4, इधर 1/4, दोनों को जमा करोगे तो ये बन जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2 है, तो ये 1/2 प्लस 1/2 ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये पूरा हिस्सा 1/4, यहां पर भी 1/4, इतना पोर्शन और ये 1/2 आधा सर्कल, ये कुल मिला के बन जाता है 1, एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो एक वेवलेंथ 2 पाई के बराबर, और 2 पाई 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम कहते हैं 1 साइकिल। तो जो 1 साइकिल है उसका जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर होता है। इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है कि किसी भी कुछ सर्टेन पॉइंट है उसके अंदर से जितनी वेव गुजर रही है 1 सेकंड के अंदर, उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यह वैसे तो आपने हर्ट्ज पढ़ा था जो कॉमनली इस्तेमाल होता है। दूसरा आपने याद रखना कि ये एमसीक्यूज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब जो फ्रीक्वेंसी है जो यूनिट हर्ट्ज है, और वो है उसको दूसरा यूनिट है साइकिल पर सेकंड, और इसको हम पर सेकंड भी लिखते हैं। तो ये तीनों यूनिट फ्रीक्वेंसी के एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। जबकि जो यूनिट है ऑफ लैम्डा वो सिंपली मीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि स्पीड ऑफ वेव को हम कैसे मालूम करते हैं। तो कोई आपको मालूम है कि जो स्पीड या वेलोसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं कि जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम टाइम टेकन के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन 1 साइकिल, क्योंकि बात हो रही है वेव की, तो वेव के अंदर होते हैं साइकिल, तो हम जो डिस्टेंस भी एक साइकिल का ही लिखेंगे और टाइम भी एक साइकिल का लिखेंगे। अब जो एक साइकिल का जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको पहले बताया था, वो 1 वेवलेंथ के बराबर है, और एक साइकिल का जो टाइम है वो उसके टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/t के बराबर, तो v बराबर है f लैम्डा के।